अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज आप देख रहे होंगे खबरों में बात हो रही है नैब तरमीम के बारे में और इलेक्शन के हवाले से जो तरमीम की गई इस हुकूमत की तरफ से। जब ये गवर्नमेंट आई तो उसके बाद हमने देखा कि उनकी प्रायोरिटी के ऊपर ये मामला अव्वलीन तरजीह के तौर पर रहा कि ये दोनों कानून साजी करनी है, और उसका उनको फ़ायदा इस हवाले से भी रहा कि PTI कौमी असम्बली में मौजूद नहीं थी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको एक बहुत संजीदा मसला बनाया हुआ है। इमरान खान साहब भी इसके ऊपर बात करें और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी होंगी। अब उससे आगे मामला इस तरह से बढ़ गया कि सदर मुमलिकत के पास जब ये दस्तखत करने के लिए ये बिल्स भेजे गए तो उन्होंने वापस भिजवा दिया। पहले इलेक्शन तरमीमी बिल वापस भिजवाया था। आज ये खबर सामने आई कि जो नैब के हवाले से बिल है और उसमें मौक़िफ़ सदर मुमलिकत ने अपनाया कि पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा बिल, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर दस्तखत न करने का मुझे दुख तो ज़रूर है, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं ये नैब तरमीम और इलेक्शन के हवाले से जो तरमीम कानून साजी कर रहे हैं उसके ऊपर दस्तखत करूँ। इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अब एक और मामला भी है, अब वो ये है कि एक इंटरव्यू खुर्रम दस्तगीर साहब का आया, फिर उसी तरह के बयानात कुछ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हलकों से भी सामने आए, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इसको एतराफ़ करार दे रहे हैं इस हुकूमत का। खुर्रम दस्तगीर साहब ने इस किस्म की एक बात इंटरव्यू में कही थी कि इमरान खान साहब तकरीबन गठजोड़ के साथ 15 साल का प्लान हुक्मरानी करने का बना कर आए थे, और इस साल के आखिर में किसी अहम अपॉइंटमेंट के बाद तमाम जो इस वक्त हुकूमत में शामिल लोग हैं और उस वक्त की अपोजिशन थी, उन सबको ताहियात नाअहल करवाना चाहते थे और एक अकेले एक हुक्मरानी करने का सेटअप बनाया हुआ था। इस पे हम बात करेंगे कि इस तरह क्यों लगता है खान साहब को, और क्या वाकई इस किस्म की कोई फैशिस्ट प्लान था या नहीं था, और इस किस्म का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब, कल आपने देखा उन्होंने महंगाई के हवाले से एहतजाज के लिए कॉल दी हुई थी। खुद वो अपनी रिहाइश का बनी गाला में थे, जिसके बाहर KPK के असातिज़ा एहतजाज कर रहे थे, लेकिन खान साहब ने जो वहाँ पर तकरीर की उसमें भी उन्होंने अपनी बात दोहराई, अपना मुतालबा, और कहा कि इलेक्शन की कॉल दी जाए वरना मुल्क में इंतशार होगा। इस्टेब्लिशमेंट पर तंज उसी तरीके से करते रहे, उनको न्यूट्रल्स कह के मुखातिब करते रहे। और एक जो नई बात उन्होंने की वो अमेरिका के साथ IMF के हवाले से जो ताउन मांगने की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि फिर अपनी मर्जी के मुताबिक अमेरिका चलाएगा। इस तशवीश का भी उन्होंने इजहार किया, लेकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई उन्होंने बात नहीं की, हतमी बात। तो आगे खान साहब क्या करना चाहते हैं इस पर बात करेंगे। कुछ दीगर इशूज़ भी ज़ेर बहस लेके आएंगे। एक अहम बात और भी है, वज़ीर ख़जाना ने आज ये खबर दी है कि IMF का जो प्लान है वो बहाल, कल उस हवाले से खबर सामने आ जाएगी, जो कि एक हौसला अफजा खबर है। प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए फैसल करीम, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। हमने ख़ास तौर पर दावत दी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब को, और उन्होंने हमारी एक्सेप्ट भी की आज दावत। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट और आइनी और जो अदालती मामलात हैं उनको बहुत गहरी नज़र उन पर रखते हैं। अली नवाज़ अवान साहब भी हमारे साथ हैं, PTI इस्लामाबाद के रीजनल प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया अवान साहब आपका भी। आगाज़ कुंडी साहब से करते हैं, इनका एक और बयान है उसको भी हमने ज़ेरे बहस लेके आ रहे हैं, जो मैं इंट्रो में भूल गई। इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी लिमिटेड है इस हुकूमत में एडवाइजरी रोल के ऊपर, वो इटसेल्फ एक टॉपिक है, आखिर में उसकी तरफ जाएंगे। पहली बात कुंडी साहब, बड़ी परेशानी है PTI के हलकों में इस वक्त, सदर मुमलिकत के ज़मीर के मुताबिक वो साइन नहीं कर रहे इस बिल के ऊपर, और ये बेशक हम देख रहे हैं पार्लियामान में उस वक्त अपोज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, लेकिन एक संजीदा सवाल इस वक्त उठ रहा है कि क्या इक़्तिदार में आप लोग अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए आए थे, जो प्रायोरिटी पे आपने नैब का कानून तरमीम कर ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नैब तरमीम हुई है और इसमें अगर PTI के दोस्तों को एतराज़ था तो आ जाते पार्लियामेंट में, क्योंकि बहुत कम मेजॉरिटी है, 5, 8, 10 मेंबर्स की मेजॉरिटी है, और इस बिल में आकर एक अपना या तो अपना इनपुट देते या जो है वो उस पर एतराज़ करते, या अपने कुछ एलाइज को मिला के, या नंबर गेम होती है, कभी मेंबर्स गवर्नमेंट के कम होते हैं, कभी अपोजिशन के ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको डिफीट करा देते हैं। जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब ने दस्तखत नहीं किए तो वो तो हो जाएंगे। प्रेसिडेंट साहब तो माजी में बीमार भी हुए थे, फिर उनको मतलब है कि अच्छी कि खुराक डोज मिली और उसके बाद वो ठीक भी हो गए। वो दुख का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पार्लियामान ने मंजूर किया, मेरे लिए इतना आसान नहीं है ये बात। ठीक है, वो पहले भी कह रहे हैं कि मैं हल्फ नहीं लूँगा और मैं बीमार हो गया हूँ, और पत्नी क्या बीमारी उनको, खुदा उनको सेहत में रखे, हमेशा हमारी दुआ है। हम सियासी मुखालिफ हैं उनके, हम ये नहीं चाहते कि वो बीमार हो। कभी इनके गवर्नर पंजाब को जो है वो फूड पॉइजन हो जाता था, कभी क्या होता था। तो ये देखें, ये स्पोर्ट्स में स्पिरिट की अगर ये बात करते हैं तो आप इलेक्शन जीतते भी हैं, हारते भी हैं, जमहूरी हुकूमतों में एतमाद भी होता है और चीज़ें भी होती हैं। अब ये बहुत, लेकिन ये नैब के हवाले से तरमीम करना और कानून साजी आप लोगों के लिए इतना अहम क्यों? देखिए, नैब बकौल इनकी हम तो बैक ऑफ द माइंड में अपने केसेस खत्म करवाना था। नहीं, देखिए, हम 2008 से 13 तक रहे, हमने कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, कोई भी सियासी कैदी हमारे दौरे हुकूमत में नहीं था। इनकी जब हुकूमत थी, ये आ जाते थे जी, परसों फैसल कुंडी पकड़ा जा रहा है, तरसों फलां पकड़ा जा रहा है, तरसों ये पकड़ा जा रहा है, और वो उसी तरीके से इन्होंने
पकड़े जाते थे। इन्होंने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। हम उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे और न करना चाहते हैं। हाँ, हिसाब किताब जरूर होगा। अगर आपने मुल्क लूट, इनके बकौल हम पे बड़े इल्जाम लगाते हैं। इनकी 4 साल हुकूमत थी, अगर मैं गलत था, मैंने इस हुकूमत में चोरी की है, डाका डाले होंगे, तो मुझे डी टॉक पे टांग लेते। ये कुछ नहीं करते, ये नहीं बताते कि इन्होंने 4 साल में किया क्या है। कानून के मुताबिक डी चौक में तो हम टांग नहीं सकते किसी को भी, लेकिन मतलब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ ना, सजा दिलवा देते, आप बता देते कि आप ये बड़े गलत लोग हैं। मुझे अगर ये कहें ये बड़ा चोर और बड़ा डाकू है, तो मुझे सजा दिलवाते। नैब इनकी थी, एंटी करप्शन की था, पुलिस की थी, कर लेते। अभी आ जाते जी ये हो गया वो हो गया। देखें, ये चीज़ ऐसी नहीं होती। आप बताएं कि आपने 4 साल में क्या किया, वो हिसाब दें। खुर्रम दस्तगीर साहब का एक बयान है जिसको अली अवान साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो, जिसके बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ये तो एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये होगा, क्योंकि जैसा खुर्रम साहब, मैं नाजरीन के लिए रिपीट कर देती हूँ अगर उन्होंने नहीं देखा, वो ये कहते हैं कि हुकूमत में उनसे सवाल किया गया कि आप लोग आए क्यों ऐसे वक्त में, तो उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान साहब अपने गठजोड़ के साथ उस वक्त जो जिसका हवाला दिया जाता है, तमाम अपोजिशन का सफाया करना चाहते थे। इस साल के आखिर में कोई अपॉइंटमेंट होनी थी, तो उसके बाद उनके जहन में था शायद कि वो नैब के केसेस बना के सबको नाअहल करा देंगे और 15 साल इस मुल्क के ऊपर रहेंगे। तो जिसको आप लोग कह रहे हैं एतराफ़ जुर्म, उसको इस वक्त की हुकूमत और उस वक्त की अपोजिशन फैशिस्ट रवैया कह रही है, फैशिस्ट प्लान कह रही है। जी, आपको आ रही है आवाज़ मेरी? जी जी, अवान साहब। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरह कल 1977 के बाद जिस तरह पहली दफ़ा लोग महंगाई के लिए बाहर निकले, फैमिलीज निकली, बच्चे निकले, ज़ईफ़ लोग निकले और बड़ी तादाद पूरे पाकिस्तान के अंदर पीसफुली लोगों ने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया। आज से पहले 1977 के बाद से आज तक मुझे कोई इस तरह का वाक़या याद नहीं है कि इस तरह लोग बाहर निकले। तो मैं सारी कौम को इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने विलफुली अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया। दूसरी तरफ मैं आ जाता हूँ कि जो इन्होंने एनआर होता है कि ये दूसरा एनआर हुआ। पहले आपको याद होगा एक मुशर्रफ के टाइम पे भी एनआर हुआ था और उसके से पाकिस्तान को 2300 अरब रुपए की करप्शन के पैसे से हाथ धोना पड़ गया था। आज जो इन्होंने कानून पास किया है उससे 1200 अरब रुपए की इस वक्त नैब करप्शन के इल्ज़ामात जो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर उसकी रिकवरी मोड के ऊपर था या किसी न किसी स्टेज के ऊपर था, उसमें से 1100 अरब रुपए को ये इस्लाहात करके या जो इन्होंने रिफॉर्म्स का नाम दिया है या उसमें अमेंडमेंट्स का नाम दिया है उसको करके 1100 अरब रुपए को उसमें से निकाल दिया गया। उसमें है क्या, मैं आपको बता देता हूँ, कौम के सामने रख देता हूँ। उसके अंदर जो नैब है उसका खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी गई है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे आ गया जैसे वो FIA आता। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर से एसेट्स की डेफिनेशन चेंज कर दी है और एसेट्स को उन्होंने कह दिया है कि अगर मैं करप्शन करता हूं और अगर वो मेरे नाम पे नहीं है, वो मेरे नाम पे है और या किसी और के नाम पे है या उसके आगे बच्चों के नाम पे है, तो वो उसका कोई अदारा उसका सवाल नहीं उठा सकता, स्पेशली नैब नहीं उठा सकता। फिर उसके अंदर उन्होंने एक और अमेंडमेंट की है जिसके बाद उन्होंने कहा है, सुनते तो जाइए, मैं इसी तरह रिपीट करूंगी जिस तरह आप बता रहे हैं, रिपीट करूंगी, ये कर ले, मैं सवाल ऐड कर देती हूँ। वही नैब जिसमें जो कुंडी साहब कह रहे हैं कि कुछ ना तो साबित हो सका उस वक्त, और अदालत ने भी कहा कि ये तो नैब का अदारा मुशर्रफ साहब के वक्त से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता था। ये रियलाइजेशन तो आपके टाइम पे भी हम डिबेट्स करते थे प्रोग्राम में, तो आ जाती थी सामने कि बड़ी कमी कोताही रह जाती है और तरीकाकार ठीक नहीं है नैब का। देखें जी, ये नैब आया था 1999 के अंदर, आपको याद हो। उसके बाद पूरे 8 साल मुशर्रफ की हुकूमत रही, उसके बाद नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रही। अगर वो और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तो 2/3 मेजॉरिटी थी उनके पास। अगर ये था बुरा, उस वक्त बुरा था, तो उस वक्त चेंजेस ले आते। हमारे टाइम के अंदर हमने कहा कि आप फैटफ के ऊपर जो लेजिस्लेशन है जो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका ये क्रेडिट ले रहे हैं, तो उस वक्त कहने का नहीं, फैटफ की लेजिस्लेशन पाकिस्तान के लिए ज़रूरत नहीं है। 32 पॉइंट इन्होंने इस तरह के हमें दे दिए कि आप पूरे का पूरा नैब लॉ चेंज कर दें, हम फैटफ के ऊपर वोट कर देते हैं। और सेनेट के अंदर फैटफ की जो लेजिस्लेशन उसको उन्होंने रिक्वाया, उसको अपोज किया और उसको रिजेक्ट कराया, इसलिए हमें डबल सेशन जो जॉइंट सेशन है उसके अंदर जाना पड़ा। तो हमको बताने की जरूरत, देखें आए क्यों थे ये, जैसे आपने इसका कोई जवाब दे दें कि हाँ जी आए क्यों की आप बात करें कि क्या खान साहब वाकई ताहियात हुक्मरानी चाहते थे, इसीलिए तमाम देखे ना ये कितने खुर्रम दस्तगीर साहब, मेरे कुंडी भाई, इनकी पार्टियां कहती गई थी कि पाकिस्तान में महंगाई का
इतना अरूज है कि पाकिस्तान के लोग पिस के रह गए हैं। हम आएंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, हम पाकिस्तान की कौम को रिलैक्स करेंगे, पाकिस्तान की कौम को सहूलतें देंगे, महंगाई के जिनको काबू पाएंगे। और आते इन्होंने की प्रायोरिटी क्या थी, इन्होंने किया क्या? FIA के अंदर जो अपने तफ्तीशी अफसर थे वो चेंज किए। रिजवान 5 लोग इस वक्त तक फौत हो चुके हैं, कोई दिल का दौरा पड़ने से, कोई फांसी लगने से, या किसी न किसी तरीके से 5 लोग, या दुबई में मुर्दा हालत पाने से 5 लोग मकसूद चपरासी समेत मुर्दा पाए गए। की जो जरूरत से ज्यादा लंबी टाइम की प्लानिंग थी, क्या यही वजह थी कि उस वक्त जस्टिस काजी तो चाहिए ना, मेरे सवाल का जवाब बना दिया गया? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ। खुर्रम दस्तगीर ने कहा क्या? खुर्रम दस्तगीर ने कहा क्या? खुर्रम दस्तगीर ये कहता है कि हम आवाम को रिलैक्स करने नहीं आए थे, हमारे में डर ये पड़ गया था कि हमारे जो केसेस हैं वो फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं और फाइनल स्टेजेस पे इनके डिसीजन होने वाले हैं। इमरान खान 100 जजेस नैब के अंदर भर्ती करने वाले हैं और डिसीजन फिल फॉर हो जाएंगे, क्योंकि स्पीडी कोर्ट्स बन जाएंगे, जजेस आ जाएंगे तो स्पीड में फैसले होंगे। तो हमने ये सोचा, और फौज के अंदर एक तकरारी होने वाली थी और उस तकरारी की वजह से आके उन्होंने हमारे खिलाफ केस भी प्रूव कर देने थे, उन्होंने हमें सजाएं भी दे देनी थी, अदालतों ने हमें डिस्क्वालीफाई भी कर देना था। सिद्दीकी साहब, अब आप कहिएगा। मैं नैब की जो बातें वो कहती हूँ उस पर मैं एक एक पे बात करूंगी, लेकिन अब जो डिस्कशन शुरू हो चुकी है, आप तमाम इन मामलात, अदालती मामलात और ये जो है इनके ऊपर तो गहरी नज़र रखते हैं। ये सवाल असद उमर साहब उठा रहे हैं कि न सिर्फ फौज के इदारे के ऊपर सवाल हो रहा है कि वो आते तब्दीली हो जाती तो उसके बाद सारी अदालतें उनकी मर्जी के फैसले देती और इन सबको नाअहल करा देती। ये मुमकिन है हमारे सिस्टम के अंदर इस तरह? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये बात ही बुनियादी तौर पर शायद मैं गलत तो नहीं कहूँगा, वो शायद स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ हो जाएगा, कंफ्यूज हैं शायद अली साहब इस बारे में। ये जो अदालतें बढ़ाने की बात हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, उन्होंने एक केस के अंदर जो है वो ये इसका नोटिस लिया था और उस नोटिस के अंदर उन्होंने 120 अदालतें या जजेस जो हैं वो नए कायम करने के लिए कहे। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि उसके बाद 100 जज आ जाते, मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट्स आती रहीं और फेडरल गवर्नमेंट हिचकिचाहट का शिकार थी और फिर लामहला जो है वो इन्होंने कहा कि 20 के करीब जो है वो जजेस अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई 28 अरब रुपए का जो था खर्च आना था। एक कोर्ट बनती है, उसका स्टाफ बनता है और सारा कुछ है, वो बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। तो इन्हीं की हुकूमत के अंदर ये जवाबात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते रहे थे। फिर दूसरी जो बात है कि जो ये पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैंने जो नैब लॉ देखा उसके अंदर ये नहीं देखा कि जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके अंदर कोई रिट्रोस्पेक्टिव इसको इफेक्ट दिया गया है कि माजी के मुकदमात से जो है वो इतलाक हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये इनकी कि जो मुकदमात थे वो शायद अपने आखिरी मरहले पर पहुंचे हुए थे और फिर सजाएं शायद शुरू हो जानी थी। तो हम ये देखते हैं कि इसमें इन्हीं की हुकूमत के दौरान में जितने भी केसेस के अंदर ज़मानतें हुई हैं वो आप देख लें, अदालतों से ज़मानतें हुई, इन्होंने केस फाइल किए और फिर अब ये कह रहे हैं कि ये कर देते तो लीगली तो वो खुद मुख्तार नैब का इदारा जो है वो खुद मुख्तार है, वो किसी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नहीं था उस वक्त। अब जो है वो अमेंडमेंट आई है कि फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। हाँ, इस पर थोड़ा सा हो सकता है कि क्योंकि उसी फेडरल गवर्नमेंट के जो है करप्शन के केसेस नैब जो है लुक आफ्टर करेगा, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। ये एक बड़ा वैलिड उसके ऊपर है। लेकिन ये बात भी तय है कि 99 के बाद से नैब जब भी बना उसने या तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन प्रोड्यूस की या फिर उसने PMLQ प्रोड्यूस की या उसने और इस तरह के जो है तो मुख्तसरन कोई ये जो तमाम केसेस हैं ये खत्म नहीं हो जाएंगे इसके बाद? जो खान साहब एक इंप्रेशन दे रहे हैं आवाम, मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह से ये मुझे तो नहीं, क्योंकि जो जिस वक्त जो एप्लीकेबल लॉ था उसके तहत ही मुकदमात चलेंगे। ठीक हो गया। तो ये तो आने वाले दिन से होगा कि अगले क्या होता है उसमें। और फिर अगर देखा जाए तो खुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसमें 2-3 मरतबा नैब ऑर्डिनेंस के जरिए से तरामीम की गई। जो मेजर जो जिसमें आते थे, कैबिनेट आती थी, आपके एक्निक के लोग आते थे और दूसरे जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस तनकीद के बाद के गवर्नमेंट अफेयर्स जो है वो नहीं चलाए जा सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के, तो खुद ये अमेंडमेंट लाए थे तकरीबन 5 या 7 के करीब। ठीक है। तो उसमें अब ये जो अमेंडमेंट्स हैं इसमें मेरा ख्याल कि माइनर्स ही हैं, कुछ तब्दीलियां होंगी, जाहिर है।
कि अगर 90 दिन का चालान रिमांड जो है बेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ की जरूरत क्यों महसूस हुई है। फिर जो इसका मैंडेट भी था, अब देखें ना नैब के अंदर 20-20 साल से इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो कब तक आप चलेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि नैब की जो प्रोसिक्यूटर थे कि आप देखें जो केसेस नहीं बनते हैं आप उन केसेस को खत्म करें और फिर कई मुतअद्दिद अदालत के इसके ऊपर रिमार्क्स आ चुके। एक क्विक सवाल कुंडी साहब से, एम्बिशियस होने में क्या हर्ज है? अगर खान साहब चाहते थे कि वो 15 साल रूल करें इस मुल्क के ऊपर, आप लोगों को इतना मसला क्यों हो रहा है इस बात से? नहीं, बिल्कुल आए, अवाम में जाएं। इलेक्शन होगा 2023 में अक्टूबर में, उसमें अवाम अगर उनको वोट अगर वो प्लानिंग कर रहे थे 15 साल रहने की तो उसमें क्या है? देखिए हर कोई प्लानिंग करता है, हम भी प्लानिंग करते हैं कि हम भी रहें हुकूमत में, ये प्लानिंग करेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज प्लानिंग करेंगे, इनको प्लानिंग कर देते हैं। हर कोई अपनी प्लानिंग करता है। हमारी ख्वाहिश है कि ये तो खुद कहते थे कि 10 साल तक हम जो है यहाँ पे हैं, ये तो खुद पाकिस्तान तरीके इलेक्ट कर लेंगे। अब ये इल्जाम खड़े साहब लगा रहे हैं कि वो गठजोड़ से देखिए हमने जो काम किया है, हमने इनके एलाइज को तोड़ा है। वो एलाइज माजी में हमारे साथ भी थे, फिर इनके साथ भी थे, कुछ एलआईसी नून के साथ थे। तोड़ा कैसे है ये बताएं। देखें इन्होंने क्या किया एलआईसी के साथ, मुझे बताएं कि इन्होंने अपने एमएनए से क्या किया। इनके एमएनए से ये मुलाकात करने को जो है, आप मुझे बताएं, आपने भी कवर किया, कितने एमएनए से वज़ीर आज़म उस वक्त के मिलते थे, क्या करते थे इनके साथ। आप भी ऑफ द रिकॉर्ड आपके साथ एमएनए बैठे थे, क्या बातें करते थे वो आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। ठीक है, अब ये मुबारकबाद कौन को दे रहे हैं, खुद इनका लीडर घर से नहीं निकला और फेसबुक पे और वीडियो पे जो है तकरीरें करते हैं और कौन को मुबारकबाद दे रहे हैं कि ये। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एहतजाज तो किधर जाते खान साहब निकल कर। अक्टूबर में इलेक्शन हो रहा है, इनको अगर अवाम वोट करेगी तो ये आ जाए वज़ीर आज़म बन जाएगी, अवाम वोट नहीं करेगी फिर अक्टूबर में अगले साल अगस्त में टाइम पूरा होगा। 60 दिन में इलेक्शन होता है, तो 45 डेज में इलेक्शन होगा, तो अक्टूबर में इलेक्शन होगा। तो ये चीज़ें देखें। अब ये कहें, अब इन्होंने, मेरे भाई ने बात की है कि जी फलां पता नहीं कहाँ फौत हो गया, किसी ने खुदकुशी की। मुझे बताया कि नैब में जिन लोगों को आपने जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया, जिनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, जिन लोगों ने, असद मुनीर जैसे शख्स ने जो है वो खुदकुशी कर ली, क्या आप उनके बच्चों को, उनकी बीवी को असद मुनीर वापस कर सकते हैं नैब के चेयरमैन? मैं तो कहता हूँ उस नैब के चेयरमैन के एफआईआर होनी चाहिए 302 की, कि जो लोग उनके दौर में हार्ट अटैक हुआ उनको आप कैरेक्टर असैसिनेशन करें, उसके बाद 2 साल बोले कि आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला, आप बाइज्जत बरी, और 2 साल जो आप मीडिया पे उसका ट्रायल कर रहे हैं वो कौन वापस करेगा? अवान साहब, ये तो एग्जांपल जो कुंडी साहब दे रहे हैं, असद मुनीर साहब की एग्जांपल सामने मौजूद है, इसमें वो लिख कर गए जाते जाते कि उनको हरास किया जा रहा था, उन्होंने एक बड़ी रिस्पेक्ट कमाई जिंदगी में जिसके ऊपर हर्फ उठ रहा था। नैब के तरीकाकार के ऊपर तो ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बात। तो जब आप लोग बात करते हैं, एक जनरलाइज कॉमेंट क्यों देते हैं? क्यों? अब एक तरफ से आप लोगों के ऊपर भी सवाल उठता है कि आप पार्लियामान में थे नहीं इसको अपोज करने के लिए, और केपी में क्यों बंद किया इन्होंने? हाँ जी, सबसे पहले तो केपी में बंद किया। मैं 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर 2 wrongs नेवर मेक 1 right, अगर किसी का नैब की कस्टडी में हलाकत हुई है, बहुत गलत हुई है, और उसके खिलाफ जो भी एक्शन है वो होना चाहिए, और रिफॉर्म्स उसी तरह की आनी चाहिए, इस तरह का काम ना हो। जैसे वो मेरे सहाफ़ी भाई कह रहे थे कि 90 डेज़ का बगैर कहे जो आप किसी को रिमांड दे देते हैं, बहुत गलत है, हम भी इसको अपोज करते हैं। बट इन्होंने अमेंडमेंट्स की क्या है, शायद मेरे भाई को शायद उन्होंने पूरी तरह गो थ्रू नहीं किया। सेक्शन 21G के अंदर अमेंडमेंट की है, जिसके थ्रू आपके जो बच्चों के ऊपर आप अपनी जायदाद अपनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, उससे आप पूछा नहीं जा सकता। सेक्शन 9A(X) में कर दिया है, जिसके थ्रू आपके बेनामी अकाउंट्स को नहीं पूछा जा सकता। सेक्शन 14 के थ्रू मनी ट्रेल को नहीं पूछा जा सकता। नैब की खुदमुख्तारी खत्म करके फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कर दिया है। अब फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला करेगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है। इसके बाद आपके जितने भी लॉज हैं जिससे रिलेटेड, अगर आपको वो ऑफिसर कंफर्म नहीं करता 5 साल तक, अगर साबित नहीं होता, तो उस ऑफिसर के खिलाफ FIR कट जाएगी। तो मुझे एक बात बताएं, आप रिफॉर्म्स लाएं, रिफॉर्म्स लाना एक अच्छी बात होती है। वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। 99 के अंदर बहुत, उसके बाद बहुत एवोल्यूशन हो चुकी हुई है, बहुत इवॉल्व हो गया है ज़माना पास समय। पर जब आप तरमीम करते हैं और ख़ुद करते हैं और ख़ुद उससे आपके मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं, तो सवाल उठता है। मैं उसकी इस तरफ इशारा करना चाह रहा था। आप बिल्कुल अच्छी रिफॉर्म्स करें, हम आपके साथ खड़े होंगे अगर आप अच्छी रिफॉर्म, अगर आप अपने आप को फारिग करेंगे उन केसेस के अंदर। देखिए, केसेस आपके ऊपर है, गलत है, ठीक है, पीपल्स पार्टी ने नून पे बनाए, नून ने पीपल्स पार्टी पे बनाए, और इसी तरह केसेस आगे की तरफ चलते गए। हमने तो ये केसेस फाइल नहीं किए हुए ना, आप लोगों ने, आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर किए हुए थे, और इतना ही नैब बुरा था अपने दौर में चेंज कर देते। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखें, प्रियोरिटी होती है, और प्रियोरिटी आप आती है, आप अपना इंट्रो तैयार करती हैं, वो पढ़ती हैं, अपने गेस्ट सेलेक्ट करती हैं, और उसके बाद ऑन एयर शो हो जाता है आपका। अगर आपकी प्रियोरिटी अवाम थी तो आप नैब लॉज को बाद में डाल देते ना, लोगों को पता चलता कि
4 आपने प्याली की चाय कम करनी है, कितनी प्यालियां चाय पीनी है, एक बंदे ने कितनी, 4 बंदों ने 1 रोटी खानी है, लोड शेडिंग करके 125 अरब रुपए बच जाएगा, कपड़े बेच के मैं आटा दे दूंगा। तो ये आप साबित करते ना आके, और फिर इस तरह इसका जवाब तो वो दे रहे हैं ना अवान साहब, इसका जवाब तो आप लोगों को ये बात मिल रही है ना जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं और सब उसको एंडोर्स कर रहे हैं। उनको इससे इशू था इलेक्शन, उन्होंने कहा इलेक्शन तरमीम करेंगे, जो आप लोग करके गए हैं वो आप अपने लिए सेटअप बना के गए हैं सारा अपनी इलेक्शन तरमीम। आप थोड़ा इसको देखें तो सही, उन्होंने किया क्या आके, नैब की लेजिस्लेशन की है, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोटिंग राइट खत्म किया है, ईवीएम खत्म किया है। आप खत्म क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आए ना। आप कहते हैं एक इलेक्शन इंकज़दा था, एक आरओ का इलेक्शन था, एक पूरी तरह वो आरटीएस का इलेक्शन था, तो भाई अब उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आए ना। यकतरफा कानून साजी की तो उस वक्त आप लोगों ने भी तो यकतरफा कर दी थी, ये सवाल है। फिर हम प्रिंसिपल क्वेश्चन भी नहीं रेज कर सकते इन इश्यूज के ऊपर। उस वक्त आपने अपनी मर्जी से ईवीएम कर दिया, कोई और मान नहीं रहा था। इलेक्शन कमीशन को आप लोगों ने तनकीद का निशाना बना दिया क्योंकि उन्होंने सवाल उठा दिया था, उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया था आप लोगों से। मुझे जरा ये बात बताइएगा कि अगर हम सवाल उठा रहे हैं उसकी कोई बेसिस होती है, मुझे बताएं। अभी कराची के अंदर इलेक्शन हुआ है, 8.8% वोटिंग रेशियो निकली है और उसके ऊपर एक बंदा हलाक हो गया है, एक बंदा क्रिटिकल जख्मी है, 10 बंदे अस्पताल के अंदर है। डस्का के अंदर अगर 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन नोटिस ले सकता है, अगर 5 बंदे जो पंजाब के अंदर जिनका नोटिफिकेशन होता है रिजर्व सीट के अंदर, जो आइन के अंदर लिखा हुआ है वो उसको नोटिफाई नहीं करता है, जो पंजाब के अंदर एक नोटिफिकेशन एक ऑर्डिनेंस आता है और स्पीकर की पावर सेक्रेटरी लॉ को दे दी जाती है, तो आप किससे सवाल उठाएंगे? इस वक्त 2 इजलास हो रहे हैं पंजाब के। अब अदालतों के सुमोटो लेना चाहिए, क्या अदालतें रात को खुलनी चाहिए? हम तो सवाल उठा रहे हैं ना, ऑपोजिशन तो सवाल उठाती है और सवालों का जवाब उठाती रहेगी। अवान साहब, आपके सवालों का जवाब कुंडी साहब से हम एक ब्रेक के बाद, शॉर्ट ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम जो ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे वो नैब के कवानीन के हवाले से है। इस वक्त आज आप सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है और एक बहस बनी हुई है इसके ऊपर। कुंडी साहब, अवान साहब ने जो सवालात उठाए उनका जवाब दीजिएगा। दूसरा, इलेक्शन के हवाले से एक कंसर्न ये है कि हमने माजी में भी देखा कि जब एक जमात या एक साइड मुतमईन नहीं होती जो प्रोसेस होता है इलेक्शन का, तो उसके बाद फिर आने वाली हुकूमत के लिए भी मामलात ख़राब रहते हैं और मुतनाज़ रहता है इलेक्शन। अब आप लोगों ने बेशक अपनी मर्जी की कानून साजी तो कर ली है जिस तरह उन्होंने माजी में की थी, लेकिन आने वाला इलेक्शन और मुल्क इस बहरान का दोबारा शिकार हो नहीं सकता कि कोई और आ जाए और कहे ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, हम इस पार्लियामान में नहीं बैठेंगे। जो आप एहतजाज करते रहे उससे पहले इमरान खान करते रहे और आज भी इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो कोई तो हल होना चाहिए, कोई तो बातचीत होनी चाहिए। देखिए, पीटीआई ने किसने मना किया पार्लियामेंट में? मैंने उससे पहले ही बात की थी, बड़ी कम मेजॉरिटी है, कम मेंबर्स की मेजॉरिटी है। ये आते अपने लाइस को दोबारा शायद इनके लाइस इनके साथ राज़ी हो जाएं, इनके साथ मेजॉरिटी आ जाए, ये भी अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं। हम कम से कम ये नहीं कहेंगे कि साजिश हो गई हमारे खिलाफ, अमेरिका आ गया, कोई और मुल्क आ गया और उसने हमारे खिलाफ साजिश कर दी है। आप आएँ, आप अपनी जो है अपने जो आपके अपने मेंबर्स जो आपसे अपने मेंबर जो खफा हुए हैं उनको आप राज़ी कर लें, आप अपने एलाइज को माजी के जो एलाइज उनको राजी कर लें और अपने साथ मिला। आपके खिलाफ अमेरिका क्यों साजिश करेगा? आप आईएमएफ के लिए उनसे ताउन मांगने गए, उन्होंने आपको वेलकम किया। खान साहब को जो बाइडेन ने कॉल नहीं की इतना अरसा। नहीं, ये जो रन में पे सारे दौड़ रहे थे और कहते हैं वर्ल्ड कप जीत के आगे और एक दूसरे से आगे भाग रहे थे और उसने जलसा किया अपने आपने जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर। आम पब्लिक तो कभी भी किसी को आपके साथ अगर कोई और जाए सी ऑफ करने के लिए, सी ऑफ करने जाए किसी को नहीं छोड़ते। इन्होंने पूरा जलसा वहाँ पर एयरपोर्ट पे कर लिया कि जी वो वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं। आपने सीपैक की सारी फाइल उनके सामने खोल दी, ये देखें ये हमारे सीपैक है। तो उस वक्त जो है ये चीज़ें उस वक्त नजर नहीं आती। उस वक्त तो ये वर्ल्ड कप जीत के आ रहे थे और पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे थे। अब कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे खिलाफ उन्होंने दोस्ती यारी में साजिश कर ली। क्या साजिश की है? एक ख़त है वो लहरा रहे हैं, ख़त का कोई पता नहीं ख़त में क्या है। कई दफ़ा ISPR ने क्लियरेंस इनको दे दिया कि यार इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसको अभी भी कह रहे हैं, बस ये एक बयाने बनाना चाहते हैं। इनको ये ख्याल है कि हमारे मुल्क में जो है ये चीज़ बहुत अमेरिका के खिलाफ चलती है। किसी ने इनको किसी एडवाइजर ने बताया कि अमेरिका के खिलाफ आप खड़े हो जाएं तो बस आपको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। बेगैर साजिश दिखाए ना, ख़त दिखा दे। ख़त आपके स्पीकर को भी पता है, आपके डिप्टी स्पीकर को पता है, आपको भी पता है, 2-4 लोगों को पता है और जो बैठे हैं उसके अंदर ISPR ने क्लियर कट कह दिया, कई दफ़ा कहा है कि ये नहीं है। अगर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी आपने ऐसी चीज़ें क्रॉस की हैं, कभी आप मुल्क के 3 टुकड़े करना चाहते हैं, कभी आप मुल्क पे एटमी धमाका करना चाहते हैं। परसों आपके क्या है डिप्टी स्पीकर साहब ने पता नहीं और उससे बढ़ के कह दिया कि आप चेक करें मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है वो न्यूट्रल ना हो गई हो। क्या किस किस्म के बयान आप दे रहे हैं? एक इक़्तिदार के लिए, एक वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के लिए आप मुल्क के खिलाफ इस किस्म के बयान दे रहे हैं। आपको बहुत अजीज है कुर्सी। आज भी आप देखें ये कह रहे हैं, लेकिन आपको भी तो बहुत अजीज थी कुर्सी।
कि आप लोग अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आपने खान साहब की हुकूमत भेजी क्यों? 2-3 बातें हैं। मुल्क को देखे नहीं, मुल्क को तबाही से 15 साल की प्लानिंग नहीं, मुल्क को तबाही से बचाने के लिए हमने देखे, जब हमने महंगाई देखिए, हमने लॉन्ग मार्च आज की दिन में डॉलर किधर पहुंच गया? हमने जब मार्च किया कराची से, हमने एक ही बात की थी, हमने पहले ही कहा था कि हम जमहूरी तरीके से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। हमने कहा था कि आप इस्तीफा दें, इलेक्शन अनाउंस करें, अदरवाइज आप अदम एतमाद का सामना करें। इस्तीफा नहीं दिया, हमने अदम एतमाद किया और अदम एतमाद से हमने इनको उठाया। अगर हम इनको ये ना हटाते तो मुल्क और तबाही की तरफ जाता। सिद्दीकी साहब से एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ जो मैंने पहले भी पूछा। बेयकीनी की जो एक सिचुएशन है हम देख रहे हैं कि वो माशी तौर पे हो, सियासी तौर पे हो, या फिर हमारे अब समाज के अंदर भी, क्योंकि सियासी असर हो गया बहुत ज़्यादा। ये जो डिबेट चल रही है इस वक्त कि नैब का कानून, कोई भी ऐसा कानून जिससे एहतसाब होता हो इन सियासतदानों का, वो अपनी मर्जी से ख़त्म कर सकते हैं, अवाम के हद तक ये इंप्रेशन और तासुर दिया जा रहा है। तब हम एक टेक्निकल बयान नहीं दे रहे होते, खास तौर पे खान साहब बिल्कुल लेमैन टर्म में बात करते हैं, जो उनकी मर्जी की बात होती है वही रिपीट भी करते रहते हैं, जितना भी रिबटल आ जाए, जितनी भी वजाहतें आ जाएं उसकी। आप समझते हैं कि सब ने कम अज़ कम जो अदालती निज़ाम इंसाफ है उसको इस वक्त मुतासिर कर दिया है और वो वापस बहाल हो सकता है किसी तरीके से? अदालती निज़ाम इंसाफ ये पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अब इस तरह से एक जर्क में जो है ना वो हम नहीं कर सकते। देखें, ये तो तरमीम आज हुई है ना, ये आप देख लें 99 से ऑनवर्ड सबकी हुकूमतें आई, इमरान खान साहब की भी आई, पीपल्स पार्टी की, PMLN की भी, सबकी। रिजल्ट्स क्या निकले हैं मुझे एक बात बता दें। नैब जो है मास बाय एक्सटॉर्शन के और क्या है उसकी जो कामयाबी क्या है कि कोई ऐसा कोई टेस्ट केस नहीं है जिसके अंदर वाइट कॉलर क्राइम पकड़ा हो और वो ऊपर तक जो है वो अदालतों के अंदर सस्टेन किया हो उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके तरीक़ाकार के तहत कि जिससे करप्शन में कमी आए। अब नैब भी मौजूद था, चेयरमैन नैब भी मौजूद था और सारे कवानीन भी वही मौजूद थे, लेकिन इमरान खान साहब कहते थे कि रोज़ाना इतने से इतने अरब की करप्शन होती है। तो वो ऐसी क्या चीज़ें थी कि जिनकी वजह से ये करप्शन कम नहीं हुई है? लेकिन नैब की जो अगर आप फिगर्स देखते हैं उसके अंदर दो चीज़ों में रिकवरीज हैं, एक वॉलंटरी रिटर्न के अंदर और एक प्ली बार्गेन के अंदर। अब उसमें क्या होता था, उसमें 90 दिन का जो आप किसी को बगैर उसके एक कैद खाने में डाल देते थे और फिर उसके बाद जो है आप उसे कहते थे कि हाँ भाई सबूत भी दो और ये भी करो। और वहाँ पे जब बड़े बिजनेसमैन को या बड़े किसी और उसको आप डालते हैं, आप देख लें ये तो रिकॉर्ड की हिस्सा है, आप जाएं वेबसाइट पे जाएं उनसे पता लग जाएगा आपको कि प्ली बार्गेन में कितने हैं और वॉलंटरी रिटर्न के अंदर जो है वो कितने हैं। तो ये एक्चुअली एक्सटॉर्शन ज़्यादा थी कि पकड़ लिया और उसके बाद ज़बरदस्ती जो है वो उसको एक प्ली बार्गेन करके और आपने कहा जी ठीक है इतने तो इतने और इतने, ठीक, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करके कोई एक बड़ा, मतलब मुझे याद है कि हुज्वाद ख्वाजा साहब के दौर में 150 बड़े जो हाई प्रोफाइल केस जो तो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की करप्शन की केसेस, अब उनकी इंक्वायरीज जो हैं वो 2004 से 2003 से 2002 से जो है पेंडिंग चली आ रही हैं। तो वो उन केसेस को आपने कहीं किसी तरफ लगाना है या आपने, अब आज देखें मेरा ख्याल है कुछ अरसे के बाद जो ऑपोजिशन है ये भी मुल्ज़मान के ऊपर मुश्तमिल होगी और जो हुकूमत है वो भी मुल्ज़मान के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये कितनी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन है। अब मतलब अगर आपने केसेस नहीं बनते 4 साल, अगर अब ये शहबाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो सारा कुछ कहते हैं ये FIA और इमरान खान साहब तो रिकॉर्ड के ऊपर है कि नैब मेरे अंडर नहीं था, फलां मेरे अंडर नहीं था, मेरे अंडर तो सिर्फ एक FIA थी और FIA के जरिए मैं ये कर सकता था। मतलब वो भी एक जो है वो एक तरह से इस बात को इन्फोर्स खुद कह रहे हैं कि हम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके जरिए हम जो है वो कर रहे थे जो कुछ भी कर रहे थे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का इन्वेस्टिगेशन से क्या ताल्लुक है? प्राइम मिनिस्टर के अपने ठीक है इन्वेस्टिगेशन के इदारे जो हैं, जो भी केस बनता है या जो खान साहब ऐसे गिला ये ज्यादा करते थे कि निजाम इंसाफ के ऊपर, वो कहते थे जितना भी बड़ा इल्जाम हो बंदा बच जाता है यहाँ पे, तो वो इस किस्म की कानून साजी करना चाहते थे। 7 साल से आप देख लें इसी निजाम इंसाफ के बेनिफिशियरी कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रोहिबिटेड फंडिंग केस जो है वो कब से चल रहा है।
ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी थोड़े अरसे के बाद आप देखेंगे ये इनके हाथों मुख्तलिफ मुकदमात जब बनने शुरू होंगे। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा तो देखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की जमानत अगर कुंडी साहब दे सकते हैं, नहीं दे सकते, एक ब्रेक के बाद अवान साहब से पूछेंगे एक और बयान भी। बात भी सुनिए, वो क्या कहते हैं, हम इंतकाम नहीं लेंगे, हाँ लेकिन जो कानून है अपना रास्ता लेगा। ठीक है, इनकी वजाहत इनसे फिर कुंडी साहब से एक ब्रेक के बाद वजाहत ही ले लेते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, इनके दूसरे बयान की भी वजाहत होगी, लेकिन उससे पहले अवान साहब का कमेंट एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का। क्विकली अली नवाज अवान साहब, अब आप लोगों से कई दफ़ा दूसरे रहनुमाओं की बातों की वजाहत हम तलब करते रहते हैं, लेकिन अब जो बात ऑफिशियली कही जाती है, फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें वही कह रहे थे कि इस वक्त हम देख रहे हैं एक बैक एंड फोर्थ चल रही है, जो वजाहत आती है DGISPR की तरफ से, उसको आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देते हैं आकर। तो फवाद साहब कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में सबसे गैर मकबूल इस्टेब्लिशमेंट है, तो क्या पैमाना है जांचने का मकबूलियत, और वो भी खास तौर पे इदारे की, किसी सियासी जमात की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये देखें, असल ये चीज़ है कि ISPR का जो रोल है उसको ISPR को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और अगर आप आके किसी जगह कोई पॉलिटिकल बात करते हैं तो उसका फिर पॉलिटिकल जवाब भी आता है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे देखें हुकूमत आने से डॉलर मुस्तहकम हो गया और पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है बेहतर होगी, तो फिर पॉलिटिकल जवाब आएगा उसका। फिर आप आके कहेंगे कि जो आपने अगर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो अलामिया है आपसे रिलेटेड बात करें। अगर आप उसमें आके कहेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर रही हूँ, आपकी जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त हम मीडिया को कहा गया था कि अगले 100 दिन आप तो इनसे सवाल भी ना करें, वो फिर सियासी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था। आप लोगों ने तो अभी उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की वजाहत थी उसको भी सियासी बयान कहा, वो तो कौमी सलामती का इशू था। तो आपके कहीं आइडियाज बहुत मुख्तलिफ तो नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में? मेरा ख्याल है कि पिछले जो सेकंड वाला सेगमेंट था उसमें मेरे से आपने कोई बात नहीं की, और अभी आप मुझसे ना उनका जवाब लेना पा रही हैं, और इसके अंदर आपने सवाल और भी डाल रही हैं। अगर मैं पूरी बात कर लूं, अगर आपको बुरा ना लगे, बुरा ना लगे तो नहीं, बुरा ना लगेगा, बुरा ना लगे आपको तो मैं जवाब दे देता हूँ। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जब आप आके देते हैं तो आप अलामिये का जिक्र ज़रूर करें, आप अपना वर्जन देना चाहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। अगर एक अलामिया आ गया उसका जिक्र करना चाहते हैं बिल्कुल, पर अगर आप अपना आके तर्जमान बनेंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे तो फिर उसके ऊपर रिबर्टल्स भी आएंगे और उसके ऊपर दूसरा मौक़िफ़ भी आएगा। और जब आप आके पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर उनकी कहीं ना कहीं आके पार्टीज़म बनेंगे तो उसके ऊपर भी रिएक्शन आएगा या उसके ऊपर भी मौक़िफ़ आएगा। तो इस चीज़ों को उनको खुद देखना चाहिए। जैसे खुर्रम दस्तगीर वाली बात पे तो उनका मौक़िफ़ आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर ऐसे जर्नल मौजूद हैं जो आके सिस्टम को तबाह कर देंगे, जिन्होंने प्लान बनाया हुआ था, उन्होंने अदालतें ख़त्म कर देनी थी, अदालतों से लोगों को नाअहल करार देते। इस पर आके बड़ा क्लैरिटी चाहिए। ये फ़ौज के रैंक्स के लिए भी अच्छा है कि वो आके बताएं कि खुर्रम दस्तगीर साहब का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है कि वो गलत है। आके इस चीज़ पे हम मुतालबा ये कर रहे हैं। सर मैं सवाल फिर करती हूँ, फिर आप प्लीज इसको माइंड कीजिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूँ अभी। जब वो वजाहत करते हैं आकर तो उसको भी आप लोग मानते नहीं हैं। तो खुर्रम साहब ने जो बात कर दी उसकी उन्होंने क्या वजाहत आके देनी हो, तो खुद खुर्रम साहब बात कर रहे हैं। अब जो मकबूलियत की आप बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है परवेज इलाही साहब, उन्होंने कहा नैपियां तब्दील की जाती थी पुरानी हुकूमत की, खुद वो बात कह रहे हैं, अभी भी आपके साथ शामिल है वो। दूसरी बात है कि कानून साजी के लिए MQM की तरफ से ये बात कही गई कि कॉल्स कहीं और से आती थी। तो अब जब ये ना हो रहा हो तो तब फिर मकबूलियत खत्म हो जाती है। अगर मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको मैं ये बता दूं, अगर आपने क्योंकि नाम लिया है मकबूल साहब का, मकबूल साहब से ये पूछिएगा कि जब वो सबसे आखिर में MQM गई थी तो MQM ने आके हमें क्या कहा था कि हमें कॉल्स दूसरों को ज्वाइन करने के लिए आ रही, क्योंकि आपने नाम लिया तो मैं आपको नाम लेके बता रहा हूं, आप उनको ऑन एयर पूछ लीजिएगा तो आपको वो क्लैरिफिकेशन दे देंगे। आपको क्या लगता है कि एकदम सुनिएगा, एकदम क्या होता है, ये खुद अभी इन्होंने आके हमारा इकोनॉमिक सर्वे दिया पिछले साल का, उसके अंदर आप सारे फिगर्स देख सकते हैं कि पाकिस्तान तो तरक्की की तरफ जा रहा था। तो एकदम क्या होता है कि जो टूटी हुई PDM वो एक हो जाती है, एकदम जमीर खरीदे जाते हैं लोग, सिंध हाउस के अंदर पाए जाते हैं, एकदम अदम एतमाद आ जाती है, साइफर के अंदर उसका जिक्र होता है, उसके अंदर कहा जाता है कि अदम एतमाद कामयाब होगी तो हम आपके सारे गुनाह माफ कर देंगे, अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी तो हम आपको और यूरोपियन यूनियन तनाई का शिकार कर देंगे। और अगर आप ये समझते हैं और कुंडी समझते हैं, बाकी लोग समझते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आके हमारे मौक़िफ़ डिफरेंट है तो इसके ऊपर कमीशन बिठाएं और उसका फैसला कर लें। हम तो पहले भी कमीशन के फैसले मानते रहे, बट ये तो नहीं हो सकता कि आप अपना मौक़िफ़ दें और उसके ऊपर कमीशन का कोई फैसला ही ना आए, कमीशन ही ना बैठे और आप समझे कि हम उस चीज को कबूल कर लेंगे। इस तरह तो चीजें नहीं चलती ना, चीजों का आगे की तरफ जाना है तो वो दुरुस्तगी इसी तरह हो सकती है, वरना दुरुस्तगी होगी। आपने अवान साहब, मेरा शिकवा रहेगा आपसे, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है जी। पे जो इंक्वायरी कमीशन बना था उसमें कहा गया था कि जो
अपोलोजाइज किया जाएगा अगर ये गलत साबित हुए इल्जामात, तो क्या कहाँ अपोलोजाइज किया जाएगा? उन्होंने कहा था डिमाश करेंगे और डिमाश किया गया था। आप मुझे ये बताइएगा, नहीं आपका मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बातें। आपने नैब के ऊपर भी बहुत सारी बातें की सिद्दीकी साहब। आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप करप्शन इंडेक्स उठा के देखें तो क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा नहीं होना चाहिए जो इन चीजों को ठीक कर सके? हम कहते हैं नैब गलत है, जैसे पहले पुलिस गलत, फिर ईगल स्क्वाड आ गई, ईगल स्क्वाड खत्म हुई, डॉल्फिन स्क्वाड आ गई, इसी तरह का पहले स्पेशल ब्रांच थी, फिर एफआईए आ गई, एफआईए तो नैब आ गई। किसी ने तो ठीक करना है ना। आप तो ये कह रहे हैं हर चीज खत्म कर दो, चीजें तो आगे नहीं चल सकती। से कत्ता कलामी हो रही है, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। तो कुंडी साहब अब आप एक बात कह दीजिए कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी सेल्फिश क्यों हो रही है? जो आपका बयान है इससे तो यही नजर आता है, बजट पेश करने से पहले तमाम जमातें शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठी, उन्होंने कहा हम ओन करेंगे आपके मुश्किल फैसलों को। आज आप कह रहे हैं हमारा एडवाइजरी रोल है, आप तो हुकूमत का हिस्सा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं देखिए, हम हुकूमत का हिस्सा है, हम उनके फैसले ओन करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब वो पंजाब के हवाले से था, जब जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम अगली हुकूमत बनाएंगे तो हम इसको चीज़ों को चेंज करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, हम उनके साथ बिल्कुल मशावरत में शिरकत करते हैं, लेकिन मेन अथॉरिटी जो लास्ट अथॉरिटी है वो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो अगर हम प्राइम मिनिस्टर होते तो हमने कुछ फैसले लेकिन उस मौशी फैसले का जो अवाम के हद तक भी तासुर जाएगा तो उसको तो आप बिल्कुल, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर लोड शेडिंग पिछली हुकूमत से ज्यादा होगी, अगर हम लोगों को सहूलियात नहीं दे सके, अगर हम चीज़ें सस्ती न कर सके, अवाम में जाना हमारे लिए मुश्किल होगा। पहले से लोड शेडिंग बड़ी है, मैं मानता हूँ, पहले भी मैं कहता था इनके दौर में 12 घंटे हमारे इलाकों में लोड शेडिंग होती थी, ये लोग हंसते थे किधर लोड शेडिंग। आज 12 घंटे से ज़्यादा है। मैं आज भी कहता हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब से कि हमारे इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा है, आप एसी कमरों से निकलें, बाहर जाएं, आवाम की लोड शेडिंग कम करें। आप सवाल कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब से? मैं आपकी तरफ से उनको पैगाम पहुंचा रहा हूँ, मैं खुद भी उनसे मिला हूँ, मैं मिलूंगा उनसे। और देखिए ये तो बेचारे बोल ही नहीं सकते, ये बोले तो सही। इनका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अपने चेयरमैन से सवाल करते हैं, उसको शोकाज नहीं उठा के बाहर फेंक दिया। अब ये हमारे जरूरत ही नहीं है ना, ये हमारे वाले दिनों में जरूरत तो करें नजर। हमारे वाले दिनों में देखेंगे, मुझे तो हालात इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिन फीडर्स पे रिकवरी कम है वहां लोड शेडिंग ज्यादा है, तो भाई अगर कम है तो चोरी में कौन मुलविस है? तो वापडे मुलविस है ना, हम किस लिए मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में देखने के लिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या बनती है। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया आपका, अली नवाज अवान साहब आपका शुक्रिया, और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने खास तौर पर आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, इनका भी बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।